तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथी जुड़ चुके हैं। चेरी जी नमस्कार कह रहे हैं आप सभी को। मेरी तरफ से भी तमाम साथियों की ओर से भी आपको नमस्कार। उज्ज्वला मैडम जुड़े हुए हैं, श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। दीपक जी भी आ गए हैं। तो आज का जो सेशन है वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए है, क्योंकि 13 मार्च को साथियों का एग्जाम है। तो काफ़ी जो है तैयारी आप लोगों ने की है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को सलाह देने के लिए या दिशा दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ लाइव में। तो आज के सेशंस में जब आप आने वाले जो एग्ज़ाम है 13 मार्च को, उसके लिए इंटरनल में तो आप देख लिए हैं कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं। 5 चीज़ें इंटरनल जो सेशंस हैं, आपको इंटरनल जो बैंकिंग आपके होते हैं, बैंक के इंटरनल सर्कुलर होते हैं, उनमें 1 साल के सर्कुलर पढ़ने होते हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेके अभी तक के सर्कुलर आपने पढ़ लिया तो आपके पूरे जो हैं चीज़ें बन जाती हैं। और कुछ पॉलिसी, और उसमें पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी होती है? एक तो बिजनेस फिगर, बैंक का बिजनेस फिगर जो आधार है हमारे बैंक का। 31 मार्च 2021 इसलिए क्योंकि 31 मार्च 2021 के फिगर जो है पूछे जाते हैं ग्रामीण बैंक के लिए, और अभी 22 का फिगर आया नहीं है, और ये साल भर यही फिगर पूछा जाता है 31 मार्च से 2021 का। दूसरा है आपका एचआर पॉलिसी, जो सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तीसरा है इंटरनल ऑडिट पॉलिसी। चौथा है डिजिटल ट्रांजेक्शन की आपकी लिमिट। फिर आपका होता है क्रेडिट पॉलिसी, और उसमें रिटेल लेंडिंग के सारे स्कीम छोटे छोटे। तो ये रिटेल लेंडिंग के जो पॉपुलर स्कीम्स होते हैं, जैसे आपका गोल्ड लोन है आपके यहाँ। हाँ श्रीकांत जी, 12 मार्च को आपका एग्जाम है। कैसी चल रही तैयारी आपकी? तो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, शानदार चल रहा होगा, क्योंकि जितने सारे रिकॉल क्वेश्चन अभी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो एक बात मैं कह लूंगा, अभी जो 12 मार्च को एग्जाम हमारे साथियों का, कि पिछले 6 महीने में जितने भी रिकॉल क्वेश्चन मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में डाला है, उसको अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका 50 से 60% तैयारी हो गया। 50 से 60%, 60% तैयारी आपका हो गया अगर रिकॉल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये रिकॉल क्वेश्चन प्राय बैंकों में रिपीट हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, जो आप बिल्कुल सरल तरीके से समझ चुके हैं, जैसे केवाईसी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, फिर उसके बाद आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, ये तो आपके आने ही आने हैं। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, डॉक्यूमेंटेशन है, लिमिटेशन पीरियड है, फिर आपके जो आपके आते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के सवाल हैं, फिर आते हैं इंटरनल की ओर। तो इंटरनल में जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस फिगर, एचआर पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, और आपका इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, फिर आपका आता है डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या होती है। तो इतनी सारी चीजें अगर आपने कर लिया तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको करना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करने से फायदा क्या होता है, आपको एक पता चलता है कि मैं मेरी स्पीड क्या है, पढ़ के समझने की मेरी शक्ति कैसी है, पढ़ के उस क्वेश्चन को समझ के मैं सही आंसर पे कैसे निशाना लगा रहा हूँ। क्योंकि हर चीज है, अगर आप, मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आपको बहुत सरल तरीके से समझ आ रहा होगा, लेकिन जब खुद आप उसको पढ़ने पे और समझने में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका निशाना कितना अच्छा लगता है। ठीक है दीपक जी? ओके, वॉइस इज गुड, अब तक पहुंच रहा है, बढ़िया। चलिए, तो आज का जो सेशन है छोटा सेशन रहेगा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के टोटल बिजनेस के बारे में। तो टोटल बिजनेस आप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2021 was ₹20,272.04 करोड़, 20,272.04 करोड़। वाह, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है श्रीकांत जी। कमाल कर दिया आप तो। कितनी शाखाएं हैं आपकी बैंक में श्रीकांत विके जी? तो ये तो काफी अच्छा बिजनेस है। 20,200, ज्यादा टोटल 415।
415, बहुत बढ़िया। सोचिए अभी 415। 2 बैंक बढ़ गई सर, अभी 2 बैंक हो गए। हाँ, तो ये देखिए टोटल बिजनेस तो आपका बहुत अच्छा है, 20,272.04 करोड़ का, और 400 शाखाएं हैं, है ना, 415 शाखाएं हैं। अब इसमें हाँ देखते सर, हैं, और डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं आप उसको भी देख 7 लीजिएगा। रीजन। हाँ जी। तो इसमें जो 20,000 आपके 20,272 करोड़ का जो बिजनेस है, उसमें जो टोटल डिपॉजिट है, जो पब्लिक डिपॉजिट है, जो आपने लोगों ने पैसा जमा किया है, क्योंकि बैंकों का दो मूलभूत आधार काम होते हैं, एक लोगों से डिपॉजिट लेना और दूसरा लोगों को लोन बांटना। तो टोटल डिपॉजिट ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 रीच ₹540.64 करोड़, 13,540.64 करोड़ का डिपॉजिट, मतलब बोरा भर भर के डिपॉजिट दिए हैं पब्लिक ने, हैं श्रीकांत जी, बढ़िया सर्विस देते होंगे, ये दर्शाता है यस सर, आपका। यस सर। यस सर। मतलब इतना 20,000 करोड़ में अगर 13,500 डिपॉजिट है, बाप रे, पब्लिक का बहुत भरोसा है भाई। है कि नहीं दीपक जी, मानते हो ना? देखो, ऐसे ही बोरा इसलिए रखा है मैंने, बोरा भर भर के पैसा लाते होंगे, श्रीकांत जी जमा कर दीजिए, उज्ज्वला जी जमा कर दीजिए हमारे बैंक में, ऐसे बोलते होंगे। आपकी आपकी दुआ सर, आपकी। हाँ हाँ, ये सब आपकी दुआ है सर, बस। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है, मैं तो बोलता हूँ आपका इतना ज्यादा डिपॉजिट बढ़ेगा अगर आप पब्लिक के बीच में गए और पब्लिक को समझ गए ना, ये ऐसे ही आएगा जैसे डिपॉजिट है। तो आप लोगों का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि 20,272 करोड़ के बिजनेस में 13,540.64 करोड़ का डिपॉजिट, मतलब आप लोकल लैंग्वेज में लोगों से घुल मिल जाते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा। बैंक में पब्लिक इसलिए आता है क्योंकि अपनापन लगता है, जहां अपनापन लगेगा वहां पर एक इंसान ट्रस्ट करता है और भरोसा करता है। सोचो, एक गाढ़ी कमाई अपने जीवन की, गाढ़ी कमाई जिसको किसी भी समय निकाल सकता है, उसको एक जगह रखना है। आप अपना भी समझ लीजिए, आपका पैसा आप कहाँ रखेंगे? जहां पर आपको एक अच्छा शब्द मिलता हो सुनने के लिए, अच्छा आपका सम्मान होता हो, स्वागत होता हो, अच्छी ट्रस्ट एक आता है, अच्छा पूछते हैं तो वहां पर ही आता है। तो आपका ये याद रखने वाली बात है, 13,540.64 करोड़ का डिपॉजिट है, टोटल बिजनेस है 20,272.04 करोड़ का। अब इसमें देखते हैं कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट कितना है? वाह, कासा डिपॉजिट भी तो बहुत ही शानदार है श्रीकांत जी, है ना? तो इस बार भी हाँ मुंबई आ सर, रहा हूँ मैं, फिर मैं अप्रैल में पार्टी देना पड़ेगा आपको, है ना? सर नांदेड़ ये में भी आ जाओ। जरूर जरूर आएंगे, अभी ऑडिट के लिए आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर जो कासा डिपॉजिट है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का, कितना शानदार है देखिए, 57.13% कासा डिपॉजिट। बाप रे, बढ़िया है, मानना पड़ेगा। मतलब जितना 13,540 करोड़ का जो डिपॉजिट है, 13,540, उसमें से 57%, मतलब लगभग 60% मान लें कासा डिपॉजिट है। तो ये तो बहुत ही शानदार, मतलब आपका बैंक जो है पक्का प्रॉफिट में आया होगा, शानदार प्रॉफिट में आया होगा। हाँ रीजन सर। इसका इसलिए है क्योंकि जो डिपॉजिट आपने अपने पास रखा है, उसमें कासा परसेंटेज अगर 35% से ज्यादा है, ठीक है दीपक जी, 35% से ज्यादा है कासा डिपॉजिट, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको कैसे माना है? बहुत अच्छा माना जाएंगे, शानदार माना जाएगा, जबरदस्त माना जाएगा। कासा परसेंटेज जो है 57.13% है, और अगर अमाउंट में देखेंगे तो 7,736.11 करोड़, बताइए कितना अच्छा है। तो कासब क्या होता है? करेंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। अगर हायर कासा रेशियो है, इसका मतलब है कि जो डिपॉजिट हमारे पास है उस पर हमारा खर्चा कम है। तो जो डिपॉजिट है हमारा खर्चा कम है, और जो हम उसको लोन देंगे उस पर आवक ज्यादा है। तो हम लोग कुल मिला के ट्रेडिंग ही करते हैं, ट्रेडिंग ही करते हैं। अब जैसे हमारे ये रेडमी वाले साथी, इनका नाम नहीं लिखा है, जैसे श्रीकांत जी हैं हमारे, श्रीकांत जी एक बिजनेस करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक एफएमसीजी का बिजनेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं? थोक में सामान खरीदते हैं, कम रेट पर सामान खरीदते हैं, ठीक है, कम रेट पर सामान खरीदते हैं और उसको अधिक रेट पर बेच देते हैं। तो बीच का डिफरेंस क्या होता है दीपक जी? प्रॉफिट होता है। ठीक उसी तरह से हम क्या करते हैं? हम पैसा खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं पैसा? पब्लिक हमारे पास पैसा रखते हैं, तो उस पर हम वो जो पैसा रखते हैं उस पर ब्याज देते हैं। तो वो हमारा थोक पर खरीदते हैं, वो कम पर खरीदते हैं और बेचते ज्यादा पर हैं।
तो इसीलिए बीच का डिफरेंस जो है प्रॉफिट होता है लोन के रूप में। तो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। और हमारे कितने प्रकार के डिपॉजिट होते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग। तो जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग को टाइम डिपॉजिट कहते हैं। ये थोड़ा सा हेवी, इसमें ज्यादा हायर इंटरेस्ट रहता है। और करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो। तो अगर करंट अकाउंट जितना मर्जी लो आप, जो है करंट अकाउंट मोबिलाइज कर लीजिए, आपके लिए पूरा पूरा प्रॉफिट देगा। और सेविंग अकाउंट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बहुत अच्छा है, 7,736.11 करोड़। और टोटल डिपॉजिट है आपका 13,540.64 करोड़। तो 13,540 में से आपका 7,736 करोड़ जो है आपका कासा है, 57.13%। बहुत अच्छा माना जाएगा, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आपका सीडी रेशियो। ये आजकल इंटरव्यू में बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, सीडी रेशियो। एक्चुअल में सीडी रेशियो के बारे में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बैंक के दो मूलभूत काम हैं, एक तो पब्लिक से डिपॉजिट लेना और दूसरा पब्लिक को लोन देना। और अगर आप वही काम नहीं करोगे, मूलभूत काम, तो क्या मतलब है श्रीकांत जी बताइए, है ना? बैंक में दो मूलभूत काम है जिसके लिए बैंक की परिकल्पना हुई, बैंक की संकल्पना हुई कि दो मूलभूत काम है। एक तो है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और एक काम होता है पब्लिक को डिपॉजिट लोन देना। तो दो मूलभूत काम है और इन दोनों काम में हमारी बहादुरी है। किसी के घर से पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट करवाना और जरूरतमंद जो लोगों को है लोन देना, ये बैंक का मूलभूत काम है। तो जो ये सीडी रेशियो है इसको लोन डिपॉजिट रेशियो भी कहा जाता है, लोन डिपॉजिट रेशियो। क्योंकि बैंक का मूलभूत काम है लोगों से जमा लेना और उसी जमा को लोन के रूप में डिप्लॉय करना और बीच का इंटरेस्ट कमाना और आपको देश की अर्थव्यवस्था में विकास की धारा में सीधा सीधा योगदान करना, ये बैंक का मूलभूत काम है। तो जो सीडी रेशियो होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, और सीडी रेशियो जो है वो वैल्यू होता है जिसमें दिखाता है कि आपका कितना परसेंटेज शेयर डिपॉजिट का आपने लोन के रूप में दिया। क्योंकि एक जहाज, जानते हैं ना दीपक जी, जहाज है, जहाज किस लिए बना है? बीच समंदर में जाने के लिए बना है ना, बीच समंदर के लिए बना है। एक एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ बना है बताइए? एकदम पूरा हवा में तैरने के लिए बना है ना, हवा में तैरने के लिए। आसिफ, तो आप सोचिए एक एरोप्लेन जो है वो किस में बना हुआ है? हवा में जाने के लिए बना है। और एक बैंक जो है किस लिए बना है बताइए? लोन देने के लिए बना है। तो अगर आप लोन ही नहीं देंगे तो कैसे होगा बताइए, है ना? कोई मतलब का नहीं। तो इसीलिए लोन टू डिपॉजिट रेशियो देखा जाता है। CD ratio denotes the value of loan given as a share of deposit held by bank. तो लो CD रेशियो मीन्स पुअर क्रेडिट ग्रोथ एज कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ, वाइस वर्सा। अगर आपका CD रेशियो कम होगा इसका मतलब क्या है? आपने जो डिपॉजिट जो आपने मोबिलाइज किया है उस पर कम लोन दिया है। तो CD रेशियो दिखाता है टोटल क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। और ये जो है 60% से ज्यादा है तो इसको अच्छा माना जाता है, 60% ज्यादा है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपका 49.71% है, ये भी कम नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आपका देखिए ब्रांचेस के आधार पर आपका डिपॉजिट कितना ज्यादा है ना, 13,540 है। ब्रांचेस कम है, स्टाफ भी कम होंगे शायद, तो आप कितना कर पाइएगा? तो आपका जो पोर्टफोलियो हो उसके हिसाब से ये भी कम नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ये भी एट पार है, 50% के आसपास। क्योंकि आपका 20,272 करोड़ में से आपका 13,540 करोड़ जो है वो डिपॉजिट है और 7,736 करोड़ जो है एडवांसेस है। और उसमें आप देखिए जो है 50 जो है आपका 57.61% जो है आपने वो कासा दिया हुआ है, 7,736 करोड़ का कासा है। तो डिपॉजिट के आधार पर आपका CD रेशियो 49.71% है। और ये CD रेशियो दिखाता है कि आप कितना कितना लोन दिए हैं आपके जमा के अगेंस्ट। लोग आपके यहाँ डिपॉजिट रखे हैं और उस डिपॉजिट में से कितना रुपए आप लोन के रूप में दिए हैं ये दिखाता है। अगर CD रेशियो ज्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन CD रेशियो बहुत ही ज्यादा होगा तो एक रिस्क फैक्टर भी आएगा, है ना दीपक जी? रिस्क फैक्टर भी आएगा। तो CD रेशियो क्या दिखाता है? अगर अच्छा है
तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन सीडी रेशियो बहुत ही ज्यादा भी है तो लिक्विडिटी का भी दिक्कत आएगा, क्योंकि जो पब्लिक ने डिपॉजिट दिया है वो अगर मांगने आ गया तुरंत, और आपने किसी को लोन दिया है 7 साल के लिए, तो तुरंत तो नहीं मांग सकते, है ना। तो इसीलिए एक एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए इस पर जो है काफी ध्यान देने की जरूरत है। सीडी रेशियो 49.71% है, सीधा सीधा प्रॉफिट पे असर करता है। अगला है कैपिटल ऑफ द बैंक। कैपिटल क्या होता है? मालिकों का पैसा जो बिजनेस में लगाया गया हो, या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट जो बिजनेस में लगा दिया गया हो, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो मालिक कौन है आपके? आपके मालिक कौन है? श्रीकांत जी आवाज आ रही है? आपके मालिक बताइए कौन कौन है आप? उज्ज्वला जी। कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021, ये है 209.35 करोड़। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? अब मैंने बैलेंस शीट में पढ़ाया, मालिकों का पैसा, मालिकों के द्वारा लगाया गया पूंजी बिजनेस को रन करने के लिए, या बिजनेस से कमाया गया पैसा, सॉरी बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट जो बिजनेस में लगा दिया गया हो। तो आप कैपिटल जो आपके जो है मालिकों के द्वारा पैसा लगाया गया है, तो ये कौन है मालिक आपके? एक तो भारत सरकार है जो 50% का शेयर रखता है, दूसरा आपका स्पॉन्सर बैंक है, और बैंक ऑफ तीसरा महाराष्ट्र। तीसरा आपका है स्टेट गवर्नमेंट। तो तो आपका भारत सरकार, जिसको अब नाम बदल के मोदी सरकार कर देते हैं, है ना, और आपका यस स्टेट गवर्नमेंट जिसको उद्धव सरकार बोलते हैं, है ना, और एक तो क्या यस बोलते हैं आपका स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक ऑफ बैंक महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र जय हो का। महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र में फादर, हम्म वो फादर है सर, हमारे फादर है हाँ हमारे। बताइए। तो ये तीन जो है आपके मालिक हैं, ठीक। तो ये मालिकों द्वारा जो पूंजी है ना वो कितना है? ये 209.35 करोड़ है, ठीक है, 209.35 करोड़। अब इसी 209.35 करोड़ का 50% करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। इसी का अगर 35% करेंगे तो वो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो स्पॉन्सर बैंक है उसका पैसा है। और इसी का अगर 15% करेंगे तो वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। है ना, उद्धव सरकार का। और पूरा एकदम आपके महाराष्ट्र में लड़ाई चलती रहती है भाई, क्या करें, टीवी उठाओ लड़ाई चल रही है, इधर सरकार से लड़ो, ईडी से लड़ो, सीबीआई से लड़ो, इसीलिए डर लगता है उधर जाने के लिए, है ना, है ना। श्रीकांत जी से मिलने आएंगे इधर उधर चाय आप आए पीने। थे सर, लेकिन आए नहीं आप। आए थे पिछली बार, आए थे कोरोना के काल में आए थे आप। आए थे, साइक्लोन आया था आपका, साइक्लोन। हाँ। कौन सा साइक्लोन आया था? उसका कुछ नाम था ना। नहीं, एक बार आए थे आप, आया प्लेन था से उसी आए थे दिन, आप। जिस दिन हम गए थे उसी दिन साइक्लोन आया था, तो भीगते हुए हमने वीडियो बनाया था, आपको दिखाए थे। हाँ यस सर। कोई बात नहीं, इस बार आएंगे, जबरदस्त, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज रुपीज 209.35 करोड़, 209.35 करोड़। क्योंकि अभी पिछले समय देखा गया है कि ये जो कैपिटल पूछ देता है बैंक का कैपिटल कितना है, एक तो ये याद कर लीजिए 209.35 करोड़ कैपिटल। फिर दूसरा एक पॉपुलर चीज पूछता है कि बैंक का जो कैपिटल का शेयर पैटर्न क्या है, शेयर पैटर्न क्या है। तो शेयर पैटर्न में वो सवाल पूछता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, और स्पॉन्सर बैंक का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। ये आप याद रख लीजिए, तो ये सभी में काम आ जाएगा। अगला आता है ग्रॉस एनपीए। ये बड़ा खतरा है जी ग्रॉस एनपीए, है ना। तो ग्रॉस एनपीए, तो लोन बांटना बड़ा आसान है, वसूलना बड़ा कठिन है। तो अगर आप लोन बांटे सही व्यक्ति को, जो आपकी तरह ऑनेस्ट है, आगे बढ़ना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनना चाहता है, अपने घर का गौरव बनना चाहता है, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, तो उसको तो मांगने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद पैसा लौटा देगा। ठीक है दीपक जी, एग्री करते हैं ना। लेकिन क्या होता है कि अंडा, देखिए अंडा, अंडा कैसे कैसे फूटता है, बताइए, तरीका बताइए। श्रीकांत जी एक तरीका बता दीजिए अंडा का, भले आप नॉनवेज नहीं खाते हो, कैसे फूटता है। अंडा ऐसे सर फूट उसपे कैसे, देखो इशारा करके बता दिया, ऐसे फूट दिए, है ना, ठीक है। हाँ यस। ठीक है, कैसे कोई ऐसा फोड़ दिया, लेकिन आप बताओ अंडा के फोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है चाकू अंडे के ऊपर लेंगे तो टूट जाएगा, पत्थर में डालेंगे तो टूट जाएगा, कई लोग मुंडी ऐसे ऐसे फोड़ देते हैं, यहाँ पर भी फोड़ देते हैं, ठीक है, सब बहुत सारे तरीके हैं। इतने सारे तरीकों में मैं एक तरीका बताता हूँ फ्री में आज सबको,
ठीक है। एक तरीका ऐसा है कि बाहर से फोड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पत्थर में डालो तो फूटेगा, चक्कू इसके ऊपर डालो, इसके ऊपर डालो, सब बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अंडा अगर अंदर से फूट गया, अंदर से फूट गया, तो क्या होता है बताओ? एक नया जीवन मिलता है। क्या मिलता है बताइए? उसमें से यस सर, जीवन मिलता है, एक चूजा निकलता है और नया जीवन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? एग्री करते हो? यस एक सर, थम्स अप करिए। यस सर, यस थम्स अप सर, यस। करिए। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि अंडा फूटने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा? खत्म हो जाएगा वो अंडा, है ना? क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर अंडा अंदर से फूटा, अंदर से फूटा, तो एक नया जीवन सृजन होता है, फिर वो अद्भुत होता है जीवन। ठीक उसी तरह लोन जो है अंडे की तरह होता है। लोन कैसे अंडे की तरह होता है? किसी को लोन दिए ना, तो वो अंडा हो गया, वो जाके बाहर फूटेगा, पड़ोसी मैं नहीं पटा रहा हूँ, तू क्यों पटा रहा है? हट, मैं नहीं पटा रहा हूँ, तू क्यों पटा रहा है? मेरे को तो कुछ नहीं बोला बैंक वाले ने। अंडा फूट गया, वो भी नहीं फूटेगा। बोले नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, मैं क्यों पटाऊंगा? है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद ब खुद अंदर से, जिस तरह से सृजन हुआ उस तरह से अगर पटाने लग जाए, और सेल्फ आगे बढ़ने के लिए वो अपने अंदर से उसमें जागरूकता पैदा हो जाए उसके रिपेमेंट के लिए, कि आज मुझे 1 लाख रुपए मिला है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक से, कल अगर मैं इसको समय पे चुका दिया तो कल 25 लाख भी देंगे, फिर 1 करोड़ भी देंगे, फिर 100 करोड़ भी देंगे, फिर 1000 करोड़ भी देंगे, तो क्या कमाल का होगा। मजा आ गया ना? ताली बनता है ना? इस बात के लिए ताली बनता है। तो इसको बोलते हैं जो है, आपको इस तरह का जो अगर मोटिवेशन आया तो वो बढ़िया होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब बैंक लोन देती है और पब्लिक जो है पैसा नहीं पटाते हैं, तो एनपीए हो जाता है। अगर 1 दिन का ड्यू हुआ तो एसएमए 0, 30 दिन तक। फिर 31 से 60 एसएमए, 31 से 60 एसएमए 1 होता है। 61 दिन से लेकर 90 दिन एसएमए 2 होता है। फिर 90 डेज में एनपीए हो जाता है। और एनपीए हो जाने के बाद फिर हमको उसमें जितना पैसा एनपीए हो गया उतना पैसा हमको प्रोविजन करना पड़ता है। अब सोचिए, ये जो लोन दिए हुए हैं, ये लोन दिए, ये किसका पैसा है? ये तो श्रीकांत जी का पैसा है, या श्रीकांत जी के जो परिचित हैं उनका पैसा है। तो उनका पैसा हम किसी और को दिए हैं लोन के रूप में। तो भाई, जब बाकी लोग मांगने आएंगे तो हम पैसा कहाँ से देंगे? ये तो पैसा दे ही नहीं रहे वापस, इसलिए हम अपनी गाढ़ी कमाई में से उनको भरना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो आपका एनपीए देखिए कितना है, 467.93 करोड़। आपका लोन कितना है टोटल? लोन है आपका, जो बैंक का जो एडवांसेस है, 6731.40 करोड़ है। मैंने एडवांसेस का नहीं लिखा क्या यहाँ पर? टोटल एडवांसेस बिजनेस में बताया था मैंने आपको। डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट के बाद डिपॉजिट। एडवांसेस छूट गया, है ना? डिपॉजिट के बाद क्या है? एडवांसेस छूट गया। तो एडवांसेस आप लोग लिख लेंगे। एडवांसेस है 6731। कितना है? 6731 ठीक है। 40। तो ये जो 6731.40 करोड़ जो आपका डिपॉजिट एडवांसेस है, उसमें से आपका जो एनपीए है, वो एनपीए कितना करोड़ है? आपका एनपीए है, जो एनपीए हो गया आपका 467.93 करोड़। 467.93 करोड़ जो आपका एनपीए है, ये इसमें हमको करना होता है प्रोविजन। क्या करना होता है? प्रोविजन। और जब ये प्रोविजन करते हैं, तो प्रोविजन कहाँ से होगा? हमारे प्रॉफिट में से ही प्रोविजन होता है। कहाँ से होता है? प्रॉफिट में से ही प्रोविजन करते हैं। और ये जो प्रोविजन करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ताकि जब वो जरूरत पड़ेगी, जब वो डिपॉजिट मांगने आएंगे, या हो सकता है वो एनपीए नहीं दी, एनपीए रिकवरी नहीं किया, तो भी हम लोग जो है उसको अपने यहाँ से जो है जमा करना होता है। इसीलिए हमको उसको प्रोविजन करना होता है। एनपीए के अगेंस्ट जो है प्रोविजन करना होता है। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड जो है ऐड करता हूँ क्योंकि मैं आप एडवांसेस बताना भूल गया था आपको। और एडवांसेस तो अभी पूरा होड़ लगी हुई है। एडवांसेस में जो है आप क्या कर रहे हैं, घर घर जाके अभी लोन बांटने वाला जैसा हिस्सा हो रहा है। तो एडवांसेस जो है
हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक बार रिवीजन हो जाएगा। 20,272.04 जो है आपका डिपॉजिट, नहीं सॉरी टोटल बिजनेस, और टोटल डिपॉजिट 13,540, 13,540.64 करोड़ डिपॉजिट, और एडवांसेस जो है 6,731.40 ये एडवांसेस। और आपका कासा कासा परसेंटेज 57.13%, बहुत अच्छा है, 7,736.11। फिर आपका सीडी रेशियो ये भी अच्छा ही माना जाएगा, वैसे तो 60% से अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि आपका पोर्टफोलियो देखते हुए ये ठीक ही है, अच्छा नहीं बोलेंगे। चलिए, अब आता है आपका कैपिटल जो 209.35 करोड़ का। फिर आता है आपका ग्रॉस एनपीए 667.93 करोड़, जिसमें टोटल एडवांसेस आपका कितना है 6,731.40। तो 6,731.40 में से 467 जो है वो आपका जो है एनपीए है। और एनपीए होने पर क्या करना पड़ता है अपने को, प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन करने का मतलब क्या है, हम जो गाढ़ी कमाई कमाते हैं उनमें से उस कमाई में से हिस्सा हमको रखना होता है। अब सोचिए 467.93 करोड़ का आपका एनपीए है, उसके लिए हमने 213.65 करोड़ रुपए रखे हैं। बताइए, अगर ये एनपीए नहीं होता तो ये पैसा हमारे प्रॉफिट में होता है, हमारे कैपिटल में जाके ऐड हो जाता। तो कितना प्रोविजन हमको करना होता है। अब प्रोविजन इसलिए करना होता है क्योंकि हमें बैंक है, हमने कहीं से डिपॉजिट लिया है इस गारंटी के साथ कि वो जिस वक्त जिस समय मांगेगा, रात को भी मांगेगा तो देंगे। रात को कैसे मांगेगा, है ना, तो वो जो है वहां पर एटीएम से निकाल लेगा, कहीं से भी निकाल लेगा, ऑनलाइन निकाल लेगा, है ना दीपक जी। आजकल मांगने थोड़ी ना आता है कस्टमर को पैसा दीजिए, वो तो खटखट खटखट घर से ही मार लेता है, पैसा निकाल लेता है कहीं दूसरी जगह। तो टोटल प्रोविजन जो है 213.65 करोड़ है, ये प्रोविजन रखना होता है, क्योंकि जो पैसा किसी से हमने डिपॉजिट के रूप में स्वीकार किया है वो पैसा लोन के रूप में दिए हैं, अगर वो नहीं चुकाया तो उसका क्या दोस्त है, इसलिए हमको ये जो प्रोविजन करना होता है आईरेक नॉर्म्स के मुताबिक। अब आता है एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो होता है, ऐसी लाइबिलिटी जो आकस्मिक पैदा होती हैं या पैदा हो भी सकती हैं, पैदा नहीं भी होती हैं, उनको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो ये ऐसी देयताएं होती हैं, अगर आपने किसी का गारंटी लिया है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है, तो ये जो चीजें होती हैं एलसीबीजी, वो होती हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज ₹20.59 करोड़, 20.59 करोड़ जो है ये आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। तो ये इसलिए अभी मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि पिछला इसी महीने या पिछले महीने जो एग्जाम हुआ था, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये सवाल आया था, और फरवरी में भी सवाल आया था कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी फुट नोट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के फुट नोट में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि हमने पैसा दिया नहीं है, और बैलेंस शीट में वो चीज़ें आती हैं जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये फुट नोट में आता है, लेकिन ये किसी भी समय ये पैदा हो भी सकता है, इसीलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज ₹20.59 करोड़। अब आता है नेट प्रॉफिट। ये हुई ना काम की बात, इतना सारा व्यवसाय करने के बाद मेन चीज होती है आपका प्रॉफिट। ये देखिए प्रॉफिट, शानदार प्रॉफिट है आपका। नेट प्रॉफिट ऑफ द महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2021 इज ₹53.64 करोड़, 53.64 करोड़ का प्रॉफिट है। बैंकों में अभी विगत कुछ सालों से प्रॉफिट जो है उसमें गिरावट देखी गई है, उसका रीजन है प्रोविजन। प्रोविजन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, एनपीए जो है बहुत ज़्यादा है। और प्रॉफिट का तो ऐसा है कि कितना भी प्रॉफिट आ जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसका कोई टारगेट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए उसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। हमारे दीपक भाई देखो हैं, सुबह से 7 बजे से चला जाता है बाइक लेके बैंक, रिकवरी करता है, रास्ते में भी 2-3 रिकवरी करके जाता होगा, है ना। फिर उसके बाद बैंक मैनेजर बोलते होंगे फिर चला जाता होगा। तो ये किस लिए जाते हैं हम लोग, यही प्रॉफिट फिगर के लिए जाते हैं। फिर कहीं से बिजनेस मिला तो अच्छा बिजनेस ले आते हैं, करंट अकाउंट ले आते हैं।
तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं। अल्टीमेट जो हम लोग का मंजिल होता है वो किस लिए? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा? आप जब ब्रांच में देखेंगे ना, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो बिजनेस में क्या होता है? स्ट्रेटजी बनाना होता है, कैलकुलेशन होता है। एक बिजनेसमैन के साथ ना जरूर आप समय गुजारिए। बिजनेसमैन के साथ समय गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा वो कैसे आइडिया लगाता है। हाँ, आपके नियम कानून, रोड में आप बिल्कुल रोड में चलिएगा क्योंकि पॉलिसी से चलिएगा, लेकिन आप किस तरह से बिजनेसमैन कैसे करता है दीपक जी बताऊं? अगर मैं और दीपक जी रोड पे घूम रहे हैं और बगल में बिजनेसमैन है, तो दो बंदा खड़े रखता है ना, बोलता है सर सर आइए ना कुछ लेना, हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा ना दीपक जी, है ना? आइए ना सर, सर नया नया साड़ियाँ है सर, हाँ आपकी तो नई नई शादी हो गई दीपक जी, ऐसे दिख रहे हो आप, है ना? तो आपको ले जाएगा और चाय पिलाएगा, फिर आपको इतनी सी बातें करेगा और एक दो सामान जो है सेल कर देगा। हम लोग किस तरह से करते हैं? क्योंकि हम लोग जो है अगर सही तरीके से देखेंगे, प्रॉफिट की तरफ देखेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, सर्विस की तरफ देखेंगे तो सर्विस मिलेगा, और हमारी नज़र ही नहीं रहती प्रॉफिट की ओर, इसलिए हमको प्रॉफिट मिलता नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, वो होता है बढ़िया लोन देना। बढ़िया लोन किसी को देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपका ध्यान रहता ही नहीं है, अच्छे पार्टी को लोन देना तो नहीं मिलेगा, अगर ध्यान रहेगा तो मिलेगा। और ब्रांच में भी क्या होता है, एक बंटवारा इस तरह से होता है, 10 स्टाफ हैं तो 2 जने कमाने वाले रहेंगे, 8 जने जो खर्चा करने वाले रहेंगे, 2 जने लोन बांटने वाले रहेंगे, कौन? मैनेजर और फाइनेंस ऑफिसर। बाकी जो है सब ऑपरेशन में रहेंगे जिसमें खर्चा पार्ट रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बैंक में। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएंगे? ये नेट प्रॉफिट आने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये आपका प्रॉफिट है 53.64 करोड़। तो आज के सेशंस में हम लोग महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए सेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग उनके बिजनेस के बारे में छोटी सी जानकारी जो है हम लोग साझा किए। ज़्यादातर समय मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, आपका हौसला अफजाई करता हूँ और चीज़ों को क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ। एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। तो एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। तो तकलीफ में मुस्कुराने की आदत जरूर बना लीजिए, क्योंकि जीवन एक ऐसा है जहाँ पर हमेशा जो है अच्छा समय नहीं होगा, तकलीफें आएंगी। और जब हमारी आदत हो जाएगी तो फिर आप जो है हर समय मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि अब तो आदत ऐसी हो गई है मुस्कुराने की, जब दुख का समय आए तो रोया भी नहीं जाता। तो ठीक है ना? इस तरह से मुस्कुराहट होती है, क्योंकि समय जो है आपका परिवर्तन होता रहता है। तो जी हाँ, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो फिर आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग कल फिर दूसरे सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जाते जाते मैं ये बता दूं आपसे कि हमको बहुत सारी चीज़ों को और देखने की ज़रूरत है। जैसे अभी जो लेटेस्ट अभी चेंजेस हुए हैं, जैसे आपका सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के जो प्रीमियम में जो बदलाव हुए हैं, क्वार्टरली प्रीमियम आए हैं, उनको जरा देख लीजिएगा आप। कुछ चैप्टर में यहाँ पर बता दे रहा हूँ जैसे आपको देखने की जरूरत है। पहला तो KYC है, उनसे सवाल आने ही आने हैं, है ना? ठीक है, आप लिखते जाइए दीपक जी। KYC एक है टॉपिक जहाँ पर आपको देखने की जरूरत है, और उसके वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल हैं। दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिससे एक सवाल आने की जो है पूरी संभावनाएं रहती हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है आपके, वो है प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट, प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट के बारे में। और उसके लिए डिटेल जो है 3-4 वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा, जिसमें कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग। और उसके बाद आता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसमें फसल बीमा योजना भी जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, देख लीजिएगा अपने बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड में। ज़्यादातर एक सवाल ज़्यादा पूछा जाता है कि जो स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो कौन डिसाइड करता है, स्केल ऑफ फाइनेंस जो है कौन डिसाइड करता है, ये पूछता है। फिर SHG, SHG के बारे में एक इम्पॉर्टेंट है, SHG आप देख लीजिएगा। SHG एक है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, लिखते चलिए, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर।
और इन सभी के वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। एक साथी ने कुछ सवाल पूछा है, क्या लिखा है, चेरी छाबरा जी पूछते हैं परकोलेटेड अकाउंट क्या होते हैं, लिखा है ना। परकोलेटेड अकाउंट एक्चुअल में ये रिस्ट्रक्चर्ड से जुड़ा हुआ एक टर्म है। छोटा सा एक वीडियो बना के आपको मैं बता दूंगा। तो ये क्या है, ऐसे अकाउंट हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं, लेकिन अगर इनमें रिस्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं तो फिर यहाँ पर इसको परकोलेटेड अकाउंट्स कहते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में और आपको बता दूंगा ताकि वो आप सही तरीके से उसको समझ पाएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड अकाउंट में इसका इस्तेमाल होता है, तो उसको मैं अलग से बता दूंगा। चलिए, तो अभी मैं बात कर रहा था कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। फिर अगला जो होता है वो आपका काउंटरफिट करेंसी नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में सवाल एक आता है। फिर आता है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, जैसी सेवा देंगे वैसा हम संबंध बनेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट एक का आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को जरूर जान लीजिए, सवाल आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, जानने के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक अच्छा स्कीम है जो आप ग्राहकों को समर्पित कर सकते हैं, उनको सेवा विस्तारित कर सकते हैं। फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। फिर आपका आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख तक का किसी भी बैंक में पर डिपॉजिटर जो है, डिपॉजिट जो है इंश्योर्ड होता है, जिसको DICGC इंश्योर्ड करता है, जिसका प्रीमियम जो है बैंक पे करता है, हाफ ईयरली बेसिस पे करता है। 12 पैसा पर सैकड़ा इसका प्रीमियम है। और अभी पिछली बार इसका आया था कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है उसमें कौन सा डिपॉजिट को एक्सक्लूड किया जाता है। तो गवर्नमेंट डिपॉजिट है उसको उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, इंटर बैंक डिपॉजिट उसका इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिपॉजिट जो है नहीं किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है, कैसी कैसी की जाती है। कैश शॉर्टेज हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, कोई नॉन वर्बल फ्रॉड हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, वर्बल फ्रॉड हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो ये सवाल जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे। एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। और अगला है कमीशन ऑन बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस। कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस जो है आप देख लीजिएगा, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस। और फिर उसके बाद NPA, जो NPA है, सरफेसी है, लोक अदालत है, DRT है, फिर आपका रेड फ्लैग अकाउंट है, नॉन कोऑपरेटिव बरोवर है, विलफुल डिफॉल्टर है, अर्ली अलर्ट सिग्नल्स हैं। इतनी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और कोई जो है साथी कुछ कहना चाहता है तो फिर हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से थोड़ी बात हो जाए तो फिर अच्छा लगेगा। दीपक जी, वाह, पंखा तो बड़ा शानदार है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। सर ओके। वो वेलफेयर वेलफेयर के बारे में कुछ कुछ क्या कॉमन सवाल क्या पूछते अभी? वेलफेयर में आपके जो HR पॉलिसी है, मैं देख रहा हूँ कल आने वाले एक आध दिन में हम उस पर भी बात करेंगे। तो उसमें जो है आपकी जो स्टाफ बेनिफिट्स हैं जितने मिलते हैं ना, जैसे लीव्स के बारे में है, वुमेन फीमेल जो स्टाफ हैं उनको जो लीव मिलता है उसके बारे में, स्पेशल लीव्स मिलते हैं, फिर जो ट्रांसफ़र होते हैं उसके बारे में, फिर आपके जो अगर रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद कितना मोमेंटो मिलता है ना। ये सारी चीज़ें HR पॉलिसी से जुड़े हुए मिलते हैं। तो मैं उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपके सर्कुलर आए हैं अभी मेरे पास, ठीक है श्रीकांत जी। तो सरल यस तरीके सर। से हो जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 2-3 सवाल आ सकते हैं उसके। सर जो PMJJBY में हम्म। क्वार्टरली जैसे रहता है, अलग अलग कमीशन उनको ये होता है, मतलब हम्म। 289 वगैरह जो है। तो जो हम्म। उसका हम 289 हम देते हैं, कंपनी को देते हैं ना, इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ तो एक हाँ। ही अमाउंट देते हैं कि वो क्वार्टरली चेंज होता है? नहीं, उसमें तो जब जब भी प्रीमियम लिया जाएगा उसी में से हिस्सा दिया जाएगा प्रोरेटा बेस पे। लेकिन ऐसा जैसा कोई फ्रैक्शन चूंकि सर्कुलर में दिया नहीं है इसलिए सवाल नहीं पूछेगा वो। नहीं ना, हम्म। मतलब 289 ही हम देंगे ना इसको, LIC हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे सर्कुलर आया ना उसमें क्वार्टरली आपको प्रीमियम लेना है। मान लीजिए क्वार्टरली प्रीमियम लिए, तो ये भी तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर को प्रीमियम नहीं भी देगा, वो उसके खाते में बैलेंस नहीं रखेगा तो नहीं जाएगा। तो हाँ इसीलिए जब भी प्रीमियम देगा उसका हिस्सा तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को जाएगा, है ना।
लेकिन वो प्रोरेटा बेस पे जाएगा। प्रोरेटा बेस पे मतलब आप देख लिए कि 330 रुपये में कितना जाता है, 289, तो उसका परसेंटेज निकाल टू लीजिए। 89। हाँ 289 जाता है। 30 रुपीज हाँ कमीशन जाता है, 11 रुपीज जो है वो 11 आपका एडमिन चार्ज है। तो वो परसेंटेज जो है हर एडमिन फ्रैक्शन में चार्ज। रहेगा उसका। ठीक है, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। सर आपके वीडियो इतने ज्यादा हो गए सर कि अभी वो कौन से पढ़ना है क्या पढ़ना है फिर से डिमिक्स हो गया। अभी बताया ना, सॉर्टिंग वाला नहीं अभी नहीं मैंने वो बताया। सॉर्टिंग सॉर्टिंग नहीं होता है वो जल्दी। 2020 अच्छा, से 2019 वाली भी है सर उसमें वीडियो लेटेस्ट वाले ऐसे तो थोड़े नहीं अभी क्या। क्या करिएगा कि अभी जितनी सारी चीजें मैंने अभी बताया है वीडियो में, उनको एक एक वीडियो हम्म, कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप जब लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन करेंगे तो वहां पर जो है लाइव सेशन वाले वीडियो जो है इस साल के हैं, या मैं उसको ईयर हम्म, वाइज कर लूंगा, ईयर वाइज थोड़ा सा उसको उसके फोल्डर को एडिट कर दूंगा। तो आपका 19 20 20 21 21 22 कर दूंगा, तो 21 22 वाले को आपका रिवीजन में देख लीजिएगा, है ना। थैंक यू सर थैंक यू सर। ठीक है श्रीकांत जी, अभी रात को मैं उसको एडिट कर दूंगा उसका नाम, तो आप उसको कर लीजिएगा। जी दीपक जी। सर वीडियो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो हमेशा दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास, पंच सूत्र का पालन करना है। पंच जी सूत्र का जी। पालन, पहला पढ़ना, जो अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ना दूसरा लिखना। लिखना, दूसरा लिखना, पढ़ना लिखना, फिर समझना, यस। फिर उसके बाद दोहराना और अभ्यास करना। अब बोलिए पहला सूत्र क्या है दीपक जी, पहला तो है पढ़ना। जो अभी पढ़ रहे हैं आप। जी, फिर लिखना। दूसरा लिखना, जो लिख रहे हैं शायद, है ना। फिर तीसरा है समझना, जो शायद समझ समझना। रहे हैं। तो 3 सूत्र का पालन तो हो गया। और चौथा दोहराना। अभ्यास। अब इसका मुझे प्रैक्टिस। मालूम नहीं आप दोहरा रहे हो कि नहीं दोहरा रहे हो, तो नहीं इसके सर, लिए दोहरा मैंने रहे सर हो। आपका वो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजिक वाला देखा। हम्म। उसी के अनुसार मैं सर पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। केवाईसी ख़त्म कर दिए, फिर से हम्म। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ख़त्म कर दिए। तो ये ओके। सब सारे मैं, हाँ सर, डेली 12 बज जाते हैं करीब, तो हाँ तो मैं अच्छा कर है। रहा हूँ। 12 नहीं, हाँ थोड़ा ज्यादा बजाओ एग्जाम तक, 1 बजा लेकिन लो। सुबह सुबह में सर वो 12 बज जाता है बोल रहे, 12 बज जाता है कैसे, कब बोलते हैं, मैं परेशान हो गया यार, मतलब फिर 12 बजे। सुबह में परेशानी होती है सर, वो बैंक को हाँ जाने का लेकिन समय। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई परेशानी होती है ना, तभी ही कुछ ना कुछ सृजन होता है। जब हम धरती पर आए थे तो कितनी परेशानी हुई थी, माता को मम्मी को कितनी हुआ था। ठीक उसी तरह अभी अगर हम थोड़ा परेशान हो जाएंगे ना, थोड़ी तकलीफ झेलेंगे, तो हमारे सृजन होगा, ऑफिसर बनेंगे। फिर थोड़ी तकलीफ लेंगे, फिर मैनेजर बनेंगे, फिर थोड़ी तकलीफ लेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे। जब जब तकलीफ से गुजरेंगे, एक नया सृजन होगा। हाँ तो मैंने बोला पंचसूत्र, पहला पढ़ रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, तीसरा समझ रहे हैं, चौथा आप दोहरा रहे हैं, और पांचवा अभ्यास। तो ये इसको अगर ये पंचसूत्र, तो फिर आप नीट बेस जो चाहोगे पाओगे। ठीक है। ओके सर। बाकी तो मैं सर हूँ एक आप लोगों सवाल से बात करने के लिए, आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आते रहता हूँ, एक अलग अलग सर टॉपिक। एक सवाल सर हाँ एक सवाल आप बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसा अभी आप जैसा पेपर है अभी ठीक है 60 मार्क का पेपर रहता है 20 का या 40 20 का ही आता है 20 मार्क का ये और 30 मार्क का ये अपना जीके। तो हम्म। सर पहले पैटर्न में पहले भी इसमें क्या है ना कैसा पहले जो आता है वो उसको क्लिक करके सर कंफ्यूजन होता है कभी कोई रुक जाते हैं वहां पे सोच अपनी थोड़ी सी। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे क्या होता है कि जो आता है ना उनको पहले फटाफट फटाफट कर लीजिए, लेकिन फिर आपको तो पता होना चाहिए किसको किया कि नहीं किए हैं, है ना। तो बैंकिंग जो आप पढ़े हैं, ज्यादातर पढ़े हैं, उनको पहले कर लीजिए बैंकिंग को, है ना। और फिर उसके बाद लैंग्वेज को बाद में करिएगा। लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा ना आपका। नहीं हिंदी ले रहा सर अभी हाँ, क्या ले रहे हैं। हिंदी ले रहा हूँ। हाँ हिंदी लीजिए, हिंदी आसान है, क्योंकि तुरंत पढ़ के आप समझ सकते हैं ना। तो इसमें आप हम्म, देखिएगा कि पहले जो है बैंकिंग कर लीजिएगा, बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग आप ज़्यादातर पढ़े हैं, तो आपको जल्दी समय, कम समय में आप कर लेंगे। उसके बाद आप जो है लैंग्वेज को ले लीजिएगा, हिंदी, तो उसको ज़रा टाइम लगा के कर लीजिएगा। तो आपका कहना भी ठीक पिछली बार है, जिनको पिछली बार जानते क्या हैं हुआ उनको था सर। फटाफट कर लीजिए, जिनको नहीं जानते हैं उनका भी आंसर क्लिक करके सेव कर लीजिए। और मिलता है ना, कागज मिलता है ना, है ना। हम्म, तो क्या पिछली करिएगा। बार क्या
जैसे मान लीजिए हेलो। आपने सीरियल में एक नंबर आसान है बना दिए, 2 नंबर कठिन है, उसको भी बना के आगे चलिए। उस समय जो अच्छा लगता है बना दीजिए, बाद में कागज में 2 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि बाद में हम उसको रिव्यू करेंगे। पिछली बार क्या हुआ था सर, वो इन्हें जीके अच्छे से सॉल्व कर दिया था, लेकिन लैंग्वेज के लिए टाइम ही नहीं मिला था, तो कंसिडर हैमर हो गया था दिमाग पूरा। तो इसीलिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभ्यास करना सीखिए ना। जैसे मैं आपको मॉक टेस्ट देता हूँ, अभी मॉक टेस्ट दूंगा, आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद आपको मॉक टेस्ट दूंगा। तो आप उसको मॉक टेस्ट को करने से आपको पता चलता है कि मैं 30 क्वेश्चन जो है कितने समय में कर पा रहा हूँ। ठीक है दीपक जी, 30 सवाल देता हूँ मैं, उसको कितना मिनट लगाना चाहिए अपने को बताइए, कितना मिनट होना चाहिए? 10 मिनट काफी है। 15 मिनट, 15 मिनट में होना चाहिए। और अगर 10 मिनट में हो रहा है तो बहुत बढ़िया है ना, लेकिन ऐसे 15 मिनट में होना चाहिए। सर वो मॉक टेस्ट जो था वो 63 नंबर, हम्म। उसमें तो सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, वो इतना ना ज्यादा क्या क्वेश्चन रिलेशनशिप है? का क्वेश्चन तो सर अभी नहीं है वो आप चलिए ठीक है, मैं आप बहुत। मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं देख लूंगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा है? हाँ एक दो उसमें क्वेश्चन सर। मान लीजिए 60 होगा, कुछ गलती होगा तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सुधार दूंगा। ठीक है, तो ठीक है। चलिए आपसे विदा लेते हैं श्रीकांत जी। आप जो महाराष्ट्र घूम के आ थैंक यू गए सर। हैं, महाराष्ट्र ग्रामीण थैंक बैंक यू सर। है ना, तो आपके थैंक यू हेड सर। ऑफिस भी घूम के आ गए, आपकी शाखा भी घूम के आ गए। और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अच्छे कार्य निष्पादन, आपके शरीर की सकुशलता और आपके ग्राहकों के प्रति एक जो समर्पित बैंकिंग सेवा भाव है, उसको मैं आप सभी को प्रेरित करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले दिन किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड सर। नाइट।